अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मेरा टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट रिसर्च में। एब्स्ट्रैक्ट की हैसियत जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, एक समरी की हैसियत होती है। जो कोई भी रीडर आपके एब्स्ट्रैक्ट को पढ़े, ऐसा वो कंसाइज, शॉर्ट और कम्प्रिहेंसिव हो कि आपके एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ के रीडर को आपकी रिसर्च के बारे में एक व्यू, एक एक्सपोजर हो जाए, एक आइडिया हो जाए कि आपकी रिसर्च के अंदर क्या है। एक एब्स्ट्रैक्ट ही एक ऐसी चीज़ है जिसको पढ़ने के बाद आप जो है अपने रीडर को अट्रैक्ट कर सकते हैं कि वो आपके फर्दर मोर आपकी स्टडी को या आपके आर्टिकल को, आपके थीसिस को पढ़े, रीड करे। वही बताता है कि आपकी रिसर्च के अंदर मेन चीज़ क्या है। वो इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि आपकी जो रिसर्च फाइंडिंग्स हैं, आपकी जो मेजर थिंग्स हैं, वो शॉर्टली एंड कॉन्साइसली, कम्प्रिहेंसिवली आपके एब्स्ट्रैक्ट में मौजूद हो। बहुत ही अट्रैक्टिव और अच्छी लैंग्वेज हो, कम्प्रिहेंसिव हो, डायरेक्ट हो, कॉन्साइज हो, अट्रैक्टिव हो। हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट की डिफरेंट टाइप्स हैं। टाइप्स के बारे में बाद में कभी बात करूँगी। आज मैं सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग के प्रिंसिपल्स के बारे में बात करूंगी कि क्या प्रिंसिपल्स है जिनको फॉलो करते हुए हम एब्स्ट्रैक्ट को लिखते हैं, और ये बताऊंगी कि कितने नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं, कहाँ पे क्या मेजर चीज़ लिखी जाती है, इसके बारे में गाइड करूंगी। और टाइप्स, इसकी बहुत सी टाइप्स हैं। स्ट्रक्चर होती है, अनस्ट्रक्चर्ड होती है। तो मेजर जो चीज़ है मेरा वो एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग का है, तो उसके बारे में मैं आज आप लोगों के साथ लेक्चर जो है अपना शेयर कर रही हूँ और आपको बताऊंगी कि कैसे एब्स्ट्रैक्ट राइट किया जाता है। और इसके साथ कुछ मैंने प्रीवियस वीडियो में लेवल ऑफ हेडिंग्स की बात की थी, तो वो उसके बारे में कुछ शेयर करूंगी। सबसे पहले हम एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर जाते हैं। ये आप देखें, आपके पास एब्स्ट्रैक्ट शो हो रहा है, और एब्स्ट्रैक्ट जो APA स्टाइल में लिखा जाता है उसको सेंट्रलाइज, जो एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं हम, वो सेंट्रलाइज होता है, लोअर केस में है, और वो बोल्ड भी है, और जो टॉप पे है जो है वो उसका स्पेस नहीं होता, और जो फर्स्ट लाइन हम स्टार्ट करते हैं वहाँ पे भी इंटेंट नहीं दिया जाता, और इसका जो फॉन्ट है वो भी 12 न्यू रोमन्स है, 12 न्यू रोमन्स में लिखा जाता है। और एब्स्ट्रैक्ट को एक पैराग्राफ में भी लिखा जा सकता है, डिपेंड करता है कि आपके नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं। एक पैराग्राफ में भी लिखा जा सकता है, और एक से ज़्यादा 2 पैराग्राफ में भी लिखा जा सकता है, अगर आपका एब्स्ट्रैक्ट जो है वो लेंथी है। तो नंबर ऑफ वर्डिंग की बात की जाए तो नंबर ऑफ वर्डिंग, अगर थीसिस की बात करें, डिपेंड करता है आपकी थीसिस फाइंडिंग, आपका जो स्केल्स हैं, आपकी जो पॉपुलेशन है, सैम्पलिंग साइज है, इंस्ट्रूमेंट है, वो कैसे हैं, वो क्या लेंथी आपका एब्स्ट्रैक्ट बनेगा। तो आप के नंबर ऑफ वर्ड्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, और 2 पैराग्राफ में भी लिखा जा सकता है। अगर किसी जर्नल के लिए आप अपना एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे हैं तो डिपेंड ऑन द जर्नल, वर्ड्स अगेंस्ट द जर्नल। जर्नल की अपनी लिमिटेशन होती है कि जी 300 वर्ड्स लिखें, 200 वर्ड्स लिखें, 250 वर्ड्स लिखें, 100 लिखें, 150 वर्ड्स लिखें। APA की जो सूटेड वर्ड्स हैं 200 to 250 वर्ड्स हैं, जो कि एब्स्ट्रैक्ट के लिए, एक स्ट्रक्चर एब्स्ट्रैक्ट लिखने के लिए एनफ। और दूसरी बात कि जो कीवर्ड्स होते हैं, जब मैंने पहले कहा कि जब हम फर्स्ट वर्ड अपना स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट लाइन अपनी एब्स्ट्रैक्ट की स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे जब हम पैराग्राफ कोई भी नया स्टार्ट करते हैं या कोई इंट्रो भी लिखते हैं तो हम फर्स्ट टैब स्पेस जो है वो देते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट में कोई स्पेस नहीं दिया जाता। APA स्टाइल में एब्स्ट्रैक्ट को इटैलिक भी नहीं किया जाता। लोगों ने अपनी तरफ से रूल्स बनाए हुए हैं और मिस गाइड करते हैं APA को भी, कितने ही स्टाइल में लोगों ने लिया हुआ है। और जो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, 200 to 250। ऐसे APA के जो अपने जर्नल है वो 150, एक्सेप्ट मोस्टली साइकोलॉजी के या सोशल साइंसेस के जो जर्नल्स हैं वो 150 वर्ड्स को, स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट की वर्डिंग रिक्वायरमेंट की 150 है। और उसके अलावा अभी मैं कीवर्ड्स की बात कर रही थी। कीवर्ड्स जो हैं वो जब लिखे जाते हैं तो कीवर्ड्स लिखने के बाद 1 टैब स्पेस दिया जाता है। की से मीन मेन, वो थीम, वो वर्ड
जो आप लिखें, जिसको सर्च करने से, जिसको डालने से आपका एब्स्ट्रैक्ट ऑनलाइन डिजिटल अगर किसी लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है, सारी आपका थीसिस पड़ा हुआ है, डिसर्टेशन पड़ा हुआ है, आर्टिकल पड़ा हुआ है, तो इजीली आसानी से जो सर्चर है वो पब्लिक सर्चिंग या ब्राउजिंग से फाइंड आउट कर ले। ये मेन चीज़ है कि कीवर्ड्स, मेन चीज़ कीवर्ड्स होते क्यों हैं, वो इस सर्चिंग और ब्राउजिंग के लिए। क्या आपके वो मेन चीज़ें आपके एब्स्ट्रैक्ट में, आपकी स्टडी की, आपकी डिसर्टेशन की, आपके आर्टिकल की जो मेन मेजर वर्ड्स जो कि लीड करते हैं, जो मेन थीम से रिलेटेड है, जो आपके सब्जेक्ट मैटर को एक्सप्रेस करते हैं, वो इंडिकेट करते हैं, शो करते हैं, वो वर्ड्स आपके एब्स्ट्रैक्ट में हैं, तो वो उठा के आप की वर्ड्स में डालें और हर कीवर्ड्स के बाद कामा डाल दें और कामा और स्पेस, कामा और स्पेस। अब मैं आती हूँ कि क्या कंटेंट, किस तरह, क्या कंटेंट कहाँ पे क्या लिखना होता है एब्स्ट्रैक्ट में। ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स को डिसर्टेशन की अगर बात की जाए, स्टूडेंट्स BS का स्टूडेंट, MPhil का स्टूडेंट अपना एब्स्ट्रैक्ट लिखने जा रहा है, तो उसको एब्स्ट्रैक्ट लिखते हुए सबसे पहले अपने एब्स्ट्रैक्ट की फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट 2 लाइन्स में क्या लिखना है, उसने इंटेंट लिखना है, पर्पस ऑफ द स्टडी लिखना है, जो उसकी स्टडी का पर्पस है, जो उसकी स्टडी का मकसद है, उसने वो वहाँ पे लिखना है। उसने स्टडी पर्पस ऑफ द स्टडी लिख दिया है। पर्पस ऑफ स्टडी लिखने के बाद वो शॉर्टली और कंसाइजली बताए कि आई अप्लाई दिस एंड दैट ब्लॉ ब्लॉ सैम्पलिंग टेक्निक विद द हेल्प ऑफ दिस एंड दैट ब्लॉ ब्लॉ सैम्पलिंग टेक्निक, आई सेलेक्ट डैश नंबर ऑफ द सैंपल, कि मैंने ये सैम्पलिंग टेक्निक लगाते हुए इतने नंबर ऑफ सैम्पलिंग पार्टिसिपेंट जो है वो सिलेक्ट किए हैं। सेकेंड थिंग एंड थर्ड थिंग, टेल अबाउट द इंस्ट्रूमेंट्स, आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपने यूज़ किए हैं उनके बारे में बताएं अपने रीडर को, कि आपने जो क्वेश्चनर है, आपकी स्टडी, नेचर ऑफ स्टडी पहले ये बताएंगे कि क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव है तो क्या मेथोडोलॉजी आपने लगाई है, सारी इससे इंस्ट्रूमेंट से भी पहले अपनी मेथोडोलॉजी बता, आपकी मेथोडोलॉजी क्या है, रिसर्च डिज़ाइन क्या है, रिसर्च डिज़ाइन आपकी मेथड जो है वो क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव है तो उसका जो रिसर्च डिज़ाइन आपने किया शॉर्टली कंसाइजली वो बताएं, और अगर आपकी क्वांटिटेटिव है तो जो आपने क्वांटिटेटिव में रिसर्च डिज़ाइन आपका है, आपकी जो मेथड है वो बताएं। जस्ट फॉर एग्जांपल आपने क्वालिटेटिव में जो है वो फेमिनोलॉजिकल ग्राउंडेड थ्योरी, इथनोग्राफी यूज़ की है, तो आपके क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड, रिसर्च method apply in qualitative study apply the ethnography research design, कि जो क्वालिटेटिव स्टडी है उसमें मैंने जो रिसर्च डिज़ाइन लगाया है वो एथनोग्राफी है, फिनोलॉजिकल है, हिस्टोरिकल है, या आप ये कहें कि ग्राउंडेड थ्योरी है। ग्राउंडेड थ्योरी में तो GTM है। और अगर क्वांटिटेटिव है तो उसमें आप ये बताएंगे जिस सर्वे मेथड मैंने यूज़ किया, सर्वे मेथड में मेरा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन है, कंपैरेटिव है, या आपका जो भी है वो आपकी अगर कोरिलेशनल स्टडी है तो आप ये बताएं कि कोरिलेशनल मेरा रिसर्च डिज़ाइन है। कंपैरेटिव है तो कहें कंपैरेटिव है। एक्सपो इफेक्टिव रिसर्च डिज़ाइन है, एक्सपो इफेक्टिव कंपैरेटिव रिसर्च डिज़ाइन तो कहें कि वो है। अगर आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है तो बताएं कि एक्सपेरिमेंटल मेथड, सर ये आपका मेथड एक्सपेरिमेंटल है और उसमें प्री एंड पोस्ट है, टाइम सीरीज है। रिसर्च डिज़ाइन जो भी है आपका रिसर्च डिज़ाइन आप वो बताएं। फैक्टोरियल रिसर्च डिज़ाइन है, आप वो बताएं कि ये मेरा रिसर्च डिज़ाइन है, ये मेरा रिसर्च। उसके बाद अगर आपकी क्वालिटेटिव स्टडी है तो उसमें ये बताएं कि क्वालिटेटिव में आपने क्वेश्चनर यूज़ किया, जो आपने डेटा कलेक्शन मेथड यूज़ किया वो बताएं। और अगर क्वांटिटेटिव है तो क्वांटिटेटिव में ये बताएं कि आपने कौन सा टूल यूज़ किया है, क्वेश्चनर किया है, सिस्टमेटिकली खुद डेवलप किया है, या डेवलप किया हुआ कि सिस्टमेटिकली खुद डेवलप किया है तो वो बताएं। अगर किसी का डेवलप किया हुआ उठाया आपने, बना हुआ स्केल जिसको कहते हैं, क्वेश्चनर कहते हैं, तो वो टूल कहा जाता है। इंस्ट्रूमेंट तो उससे उन इंस्ट्रूमेंट का जिक्र करें। अगर आपने 3 लगाए, 4 लगाए, 5 लगाए, 2 लगाए, अगर एक ही लगाया तो भी बताएं कि ये मैंने लगाया है APA स्टाइल में। हम साथ विद रेफरेंस बताते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट मैंने लगाया है, साइटेशन
साइटेशन का रेफरेंस में देते हैं, में बताते हैं कि हमने ये लगाया है। और समटाइम्स कुछ जर्नलाइज हैं कि नॉट लाइक द साइटेशन इन एब्स्ट्रैक्ट, वो एब्स्ट्रैक्ट में साइटेशन को लाइक नहीं करते, वो कहते हैं कि आपके एब्स्ट्रैक्ट में साइटेशन नहीं होनी चाहिए, साइटेशन यू गिव इन अ मेथोडोलॉजी, यू वांट टू गिव द साइटेशन। अगर आपने बताना है कि आपका इंस्ट्रूमेंट की साइटेशन देनी है तो मेथोडोलॉजी में जब जिक्र करें आप अपने इंस्ट्रूमेंट का तो वहाँ करें, लेकिन एपीए में मोस्टली हम अपने इंस्ट्रूमेंट को बता देते। जब आपने वो भी बता दिया, रिसर्च डिज़ाइन भी बता दिया, तो फिर मेजर चीज़ आपकी आ जाती है कि स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, और यू मेक द एनालिसिस, आप अपनी स्टेटिस्टिकल टेक्निक बताएं। जो आपने सैम्पलिंग साइज, सैम्पलिंग टेक्निक जो ऊपर बताई, तो उसके साथ ही मैंने बता दिया कि नंबर ऑफ सैम्पलिंग या नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, जो आपके हाउ मच नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, और आप एपीए स्टाइल में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट का जब जिक्र करते हैं, जब फिगर्स में न्यूमेरिकल वैल्यूज में लिखते हैं तो स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, कैपिटल एन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 250, 100, 150, 300 वर्ड्स एवर ब्ला ब्ला एंड स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट को क्लोज कर दें। फिर आप नीचे आके लास्ट थिंग जो है, अगर आपको पैराग्राफ में करना है, फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट थिंग आपकी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, यू टेल अबाउट योर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टेक्निक, यू अप्लाई फॉर मेकिंग ऑल स्टैटिस्टिकल टेक्निक, यू अप्लाई फॉर मेकिंग द for measuring your subject matter and nature variables of the study, you write there। और फिर आपने अगर नीचे सेकंड पैराग्राफ पे जाना है या आगे कंटिन्यू करना है, सेकंड पैराग्राफ पे जंप करना है, तो ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिखने के बाद स्टैटिस्टिकल कॉम्प्रिहेंसिवली आपने लिखना है कि मैंने स्टैटिस्टिकल आई यूज्ड फॉर मेकिंग द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ द स्टडी, दिस एंड दैट ब्लॉ 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 स्टैटिस्टिकल टेक्निक, ये मैंने लगाई है, कोरिलेशनल लगाया, रिग्रेशन लगाया है, कोरिलेशन लगाया है, independent sample t-test लगाया, now whatever else you apply there, you mention it shortly and concisely. Then you want to, if you want to write in just one paragraph to carry on, if you want to switch over in the next paragraph, then you switch over in the next paragraph। in APA style में हम फिर आप नेक्स्ट पैराग्राफ में हाइपोथेसिस का जिक्र करेंगे, हाइपोथेसिस या assumptions। हाइपोथेसिस आपके 10 हाइपोथेसिस, you can't write the 10 hypothesis, 5 and 8 hypothesis in a one just a single abstract। You comprehensively, shortly, concisely make the assumptions and hypothesis right there। I assume this and that blah blah, just for printing style, gender wise, regional, qualification, family system, etc। lot of the demographic variables also involved in printing style। तो आप क्या कहेंगे, influence of the printing style on the assumptions, first one assumptions hypothesis बनाते हैं, तो आप कहेंगे printing style have a direct relationship with the children academic performance achievement, with differences or in term with differences in term of gender, region, regionality, qualification, family system, this and that blah blah। या आप ये कह लेंगे कि with minor differences of the demographic variables, with minor differences of the gender, regionality, qualification and family system। तो अब आपकी एक मेजर हाइपोथेसिस का साथ आपकी जो डेमोग्राफिक वेरिएबल है वो assumptions में उधर ही समअप हो गए हैं। इसके साथ अगर आपके और भी वेरिएबल्स हैं, प्रिंटिंग स्टाइल है, प्रिंटिंग स्टाइल के साथ आपका कोई मेजर वेरिएबल भी है, तो आपने फिर क्या करना है कि आप मेजर वेरिएबल के लिए अलग से हाइपोथेसिस बनाएंगे। आपकी प्रिंटिंग स्टाइल प्लस ऑप्टिमिज्म है या कुछ और पॉजिटिविज्म है, तो पॉजिटिविज्म का आपने जो है वो हाइपोथेसिस अलग से बनाना होगा। आप ये कहेंगे कि दोस पेरेंट्स positive thinking and positive cognition and cognitive style is positive, and their positivism या positive cognitive style and painting style का आप ऊपर बना चुके हैं, तो नीचे आप लगाएंगे cognitive style influence the performance of the students and academic achievement with minor differences of the regionality, qualification, gender and family system।
तो फिर आपकी एजम्पशंस जो है वो आप शार्टली और कंसाइजली जो है अपने सेकंड पैराग्राफ में इस तरह से सम अप करके लिख सकते हैं। आप आपने वो भी लिख दी तो उसके बाद आपके पास आती है बच्चे मेजर थिंग्स, व्यूअर्स मेजर थिंग्स कि आपकी मेजर फाइंडिंग्स क्या हैं। वट एवर यू फाइंड टू अबाउट योर स्टडी यू राइट इन योर ऑब्स्ट्रैक्ट वेरी कंसाइसली एंड शॉर्टली। आप अपने ऑब्स्ट्रैक्ट्स को अपनी मेजर फाइंडिंग्स को जैसे मैंने हाइपोथेसिस बनाने में और अजम्पशंस करके बताया, इसी तरह से मेजर फाइंडिंग्स को उसकी प्रिंटिंग स्टाइल और एकेडमिक परफॉर्मेंस और या अचीवमेंट से रिलेटेड मेजर फाइंडिंग्स को आपने मस्ट हाईलाइट करना है। इसी तरह कॉग्निटिव स्टाइल जो है पॉजिटिव और नेगेटिव स्टाइल की मेजर फाइंडिंग्स आपने मस्ट लिखनी है। और अगर डेमोग्राफिक वेरिएबल्स की आप जो है वो कंसाइजली उससे शॉर्टली या तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखे रिस्पेक्टिवली जेंडर वाइज डिफरेंस दिस एंड दैट। आप सारी वैल्यूज लिखने के बाद लिख लें रिस्पेक्टिवली डिफरेंस अकॉर्डिंग टू जेंडर वाइज दिस एंड दैट ब्लॉब। जैसे ऊपर शॉर्ट और कंसाइज करके डेमोग्राफिक वेरिएबल्स की अजम्पशंस की बात की, उसी तरह से आपने शॉर्टली और कंसाइजली जो है वो फाइंडिंग्स को भी जेंडर वाइज और डेमोग्राफिक वेरिएबल्स की भी सम अप करके राइट करनी है। फिर उसके बाद आ जाती है बात जी के आपकी मेजर फाइंडिंग के बाद कंक्लूजन। यू राइट कंक्लूजन इन जस्ट 1-2 सेंटेंसेस नॉट मोर देन दिस। आप दो से 1-2-3 सेंटेंसेस, 2 सेंटेंसेस एनफ फॉर कंक्लूजन शार्टली और कंसाइजली लिख लिया आपने। उसके बाद हमारे पास एपीएस स्टाइल में जब आप ऑब्स्ट्रैक्ट लिख रहे होते हैं तो उस वक्त व्यूअर्स हमारे पास मस्ट है कि हम उसकी एप्लीकेशन बताएं कि आपकी स्टडी की स्कोप क्या है, एप्लीकेशन क्या, वेयर इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टडी, इस स्टडी की एप्लीकेशन क्या। A lot of the fields and disciplines you can be apply your study। तो आप लिख दें जस्ट फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी का है तो एजुकेशनल सेटिंग, क्लिनिकल सेटिंग, काउंसलिंग सेटिंग, इंडस्ट्रियल सेटिंग, फॉर पेरेंट्स दिस एंड दैट ब्लॉग। इस तरह से आप करके अपनी एप्लीकेशंस को बताओ। फिर एपी स्टाइल में ये भी है कि आप अपनी सजेशन, एक रिकमेंडेशन भी लिख सकते हैं और लिमिटेशन भी लिख सकते हैं आपको लिखना चाहे। फिर उसके बाद आप कीवर्ड्स लिखें तो आपका जो ऑब्स्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। और इस तरह आपका ये चीज़ जो है वो राइट अप ऑफ द ऑब्स्ट्रैक्ट कंप्लीटेड थ्रू दिस मैनर। Hopefully you learn very well, and I make a request you must subscribe my channel, and in one more study I will explain the abstract writing. Maybe some viewers not clear about that, maybe आप में से कुछ लोग इसके कुछ सेक्शंस के बारे में क्लियर ना हो, मैं एक और वीडियो अपनी भेजूंगी, आप बना के अपलोड करूंगी इंशाल्लाह। होपफुली आप एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग के बारे में बहुत ही क्लियर होंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। और लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।